प्यारे विद्यार्थियों, आज का वीडियो कक्षा 10वीं गणित के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ख़ासतौर पे आप लोगों की अगस्त माह की जो मासिक परीक्षा है, इसके बाद तिमाही परीक्षा और छमाही परीक्षा, यहाँ तक कि वार्षिक के लिए भी ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इतना पढ़ लेंगे तो अभी हाल ही में होने वाली मासिक परीक्षा का पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। हम एक एक प्रश्न को यहाँ समझाएंगे, इसलिए आपको समझना भी है और फिर वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी तो करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। देखिए, सबसे पहले सही विकल्प है। यहाँ देखिएगा, पहला प्रश्न सही विकल्प में लिखा हुआ है कि किसी श्रेणी का प्रथम पद 7, प्रथम पद क्या है 7 और सर्वांतर कितना है -2 हो तो उसके प्रथम 4 पद लिखना है। अब यहाँ देखिए, पहला पद क्या हुआ 7, यानी a बराबर 7। अब चूंकि सर्वांतर ऋण 2 है, यानी सभी पद अब 2 कम होते जाएंगे, यानी 7 में से आप 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 5। ठीक है, 5 आया। अब 5 में से भी आपको 2 घटा देना है तो क्या आ जाएगा 3। 3 में से भी 2 घटा दें तो 1, यानी 7, 5, 3 और 1। तो ये देखिए आप कौन सा विकल्प है, तो ये देखिए पहला ही, यानी ए नंबर का इसका आंसर सही हुआ। आया समझ में आपको। अब इसके बाद आगे देखते हैं, है ना। अब ये देखिएगा, यहाँ पर ये थोड़ी सा अच्छे से समझने वाला प्रश्न है। लिखा है किसी त्रिभुज ABC में, है ना, DE समांतर है BC की। मैं चित्र के द्वारा इसको समझाऊं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको, है ना। चित्र बना लेंगे तब अच्छे समझ में आएगा। एक त्रिभुज बनाते हैं अपन ABC, ये त्रिभुज बनाएंगे। A यहाँ लिख दिया अपन ने, B और ये C। अब ABC में क्या है, क्या बताया गया है, देखिए कि त्रिभुज ABC में ये DE ये लाइन खींचे, ये किसके समांतर है, ये BC के समांतर है। ये DE किसके समांतर है, ये BC के समांतर है कि नहीं। अब यहाँ पर देखें कि AD बराबर कितना दिया है, x दिया है, ठीक है। और ये जो नीचे का टुकड़ा है यानी DB, ये कितना दिया है x-2, और AE बराबर कितना दिया है x+2, ठीक है ना। और जो नीचे का भाग हुआ EC वाला, वो कितना दिया है x-1, है ना, x-1, ये आपको दिख रहा होगा। EC बराबर यहाँ पर लिख देंगे x-1, ठीक है। अब आपने एक प्रमेय पढ़ा होगा कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को, है ना, समान अनुपात में बांटती है, यानी AD/DB और AE/EC, है ना, AD ये। तो अब यहाँ पर देखिए कैसे आएगा। आपको ये 2 भुजें दिखी और यहाँ पर ये इनका अनुपात, तो x बटे क्या हो जाएगा x-2 बराबर, अब इस साइड पे देखें तो x+2 बटे में क्या आ जाएगा x-1। अब आप इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, है ना। तिर्यक गुणा कैसा हो जाएगा, x का गुणा हो जाएगा x-1 में, ठीक है, और बराबर x+2 और x+2 ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x-2। अब यहाँ आपको क्या कर देना, हल करना है, गुणा करना है। तो x का x में गुणा हुआ x² हुआ, इसमें गुणा हुआ 1 में तो x आ गया, ठीक है। ये इस टाइप से। अब यहाँ एक सर्वसम a + b a - b के अकॉर्डिंग हो जाएगा a ऋण b यानी a² और यहाँ पर b² यानी 2 का वर्ग यानी 4। अब x² दोनों साइड से कट गए। अब देखिए बचा क्या, बचा यहाँ पर -x, इस साइड पे क्या बचा है -4, दोनों साइड के माइनस है ना, ये माइनस कट गए, ये कट गए, तो कितना आ गया x बराबर 4। तो x बराबर 4 इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। देखें कहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये देखिए B नंबर पे लिखा है, तो इसका आंसर आ गया B 4, है ना। इसके बाद आते रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ठीक है। तो इसमें पहला लिखा हुआ है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का n वां पद कितना है, n वां पद कितना है 3+2n है, 3+2n n वां पद, ठीक है, 3+2n प्रथम पद पूछा है। तो अब प्रथम पद यानी 1 है ना, पहला पद, तो n बराबर 1 रख देंगे इसमें, ठीक है। 3 लिखा, 2 लिखा, n की जगह पर 1, n की जगह पर क्या 1, गुणा कर देंगे, 2 एकम 2 और 3 5, तो आ जाएगा क्या, आ जाएगा 5। खाली स्थान में आपको लिखना पड़ेगा 5, है ना, यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद 5 होगा, ठीक है। अब इसके बाद लिखा है 2 समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, संगत भुजाओं का अनुपात सदैव बराबर होता है ना। तो यहाँ लिखेंगे बराबर, या आप समान भी लिख सकते हैं, समान, ठीक है,
समान भी लिख सकते हैं। वैसे ये बता दूं कि ये कोण समरूपता उपप्रमेय कहलाता है कि यदि किन्हीं दो त्रिभुजों की संगत भुजा आनुपातिक हो तो कोण उनके बराबर होते हैं। अब यहाँ पर देखें तीसरा सत्य में लिखा है कि ए बी सी ए पी में ए पी यानी समांतर श्रेणी, तो बी क्या होगा? बी होगा उन दोनों का समांतर माध्य यानी ए प्लस सी बटे 2, तो कथन सत्य है, राइट। ठीक है, फिर यहाँ पर ये बिल्कुल आपने अभी पढ़ा है वही है कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक अन्य त्रिभुज है उसके दो कोणों के बराबर है यानी संगत कोण बराबर हो तो क्या होंगे? वो त्रिभुज समरूप होंगे। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं चित्र के द्वारा। ये एक त्रिभुज हो गया, दूसरा त्रिभुज ये हो गया, छोटा बड़ा हो सकता है पर डिजाइन एक सी रहेगी, रूप उनकी एक सी रहेंगी। ये अब यहाँ पर ये त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर दो त्रिभुज होगा, ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर, ये तो ये त्रिभुज क्या होंगे? ये समरूप होंगे, समरूप के चिन्ह है। ठीक है, ये त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, तो कथन ये वाला भी क्या निकला? सत्य। ठीक है, ये कथन भी होगा सत्य। अब इसके बाद देखिए ये दोनों कथन सत्य हुए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आने वाला है, तो इसमें लिखा है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। मैं यहाँ पर खाली स्थान बना है जगह, यहीं पर मैं पूरा बताऊँगा। 5, 10, 15, 5, 10, 15 डैश 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 के 8 पदों का योग पूछा है, यानी 8 पदों का योग, यानी n बराबर क्या मिल गया आपको? 8 मिल गया। प्रथम पद 5, अंतर कितने कितने का चल रहा है? 5 5 का, तो d बराबर भी क्या आ जाएगा? 5, a बराबर 5, d बराबर 5 और n बराबर कितना आ गया है? 8, है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे अपन? ये n का मान है 8, यहाँ पर सूत्र लग जाएगा n पदों का योगफल का सूत्र। आप जानते हैं SN बराबर n/2 कोष्टक के अंदर लिखेंगे 2a प्लस n प्लस ये प्लस हो गया n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये सूत्र हो गया, अच्छे से याद रखिएगा। n पदों के योगफल का n बराबर 8 लिखना है जहाँ जहाँ n आया है ना। n जहाँ जहाँ आया है ये इनकी जगह पर 8 लिखना है, तो आ जाएगा S8 बराबर n की जगह पर 8 बटे 2, मान भर रहे हैं 2 लिखा है, 2 लिख दीजिए। अब फिर a का मान कितना है? 5, यहाँ पर लिख दिए 5, कोष्टक बंद प्लस कोष्टक शुरू, n की जगह पर 8 फिर ऋण 1 ये लिखे। फिर d का मान 5 5 का अंतर है तो d यहाँ पर 5। इसको आपको हल करना पड़ेगा, कट जाएगा। अलग से पेज पे मैं बता दे रहा हूँ आपको यहाँ पर, क्योंकि वहाँ जगह नहीं पर्याप्त है, तो इसको आप पूरा कीजिएगा वहाँ पर, है ना। तो ये कितना आ जाएगा? तो कट गया ना, तो 4 आया वहाँ पर, और अंदर 2 में 5 का गुणा 10 और यहाँ बचा 7 में 5 का गुणा करेंगे ना, ये 7 गुणित 5 ये। ठीक है, 7 गुणित 5, 7 क्यों हुआ? 8 ऋण 1, है ना, तो 7 बचा वहाँ पर 5। अब इसको क्या हल करना है आपको? तो 35 और 10 45 गुणित 4 करेंगे, कितना आएगा? देखिए 45 गुणित 4 पंचे 20 की शून्य, 4 पंचे 20 की शून्य, असलाई 2, 4 चौके 16, 2 18। ठीक है, 180 ये आंसर हो गया। तो पूरा आपको इसके बाद पूरा करना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। 180 इसका आंसर आया। ठीक है, ये पूरा करना आप, हम पेज में अलग से किए हैं, आपको अलग से नहीं, पूरा कंटिन्यू स्टेप बना के कीजिएगा। फिर क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? हाँ, कथन सत्य, हाँ बस लिख देंगे, चल जाएगा। इसमें यहाँ लिख देंगे हाँ, ठीक है, या पूरा लिख सकते हो आप, हाँ सभी वर्ग समरूप होते हैं। भाई वर्ग की डिज़ाइन भी तो एक सी होती है। देखिए आपसे हम कहें वर्ग बनाने के लिए तो आप ऐसा बनाएंगे ना, या कोई दूसरा बना दिए तो ऐसा बना दिए, तो बड़े छोटे हो गए लेकिन डिज़ाइन तो एक सी है ना। तो सभी वर्ग हैं, सभी वृत्त हैं, ये क्या होते हैं? समरूप होते हैं। 5वां क्वेश्चन देखते हैं कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद एवं सर्वांतर ज्ञात कीजिए, यानी ए और डी का प्रथम पद और सर्वांतर का मान ज्ञात कीजिए, जिसका तीसरा पद 5 है, तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। ठीक है, मानना पड़ेगा अपन को, इसमें लिख देंगे माना समांतर श्रेणी यानी एपी का प्रथम पद यानी ए, प्रथम पद ए बराबर कितना हुआ? 5, है ना। और सर्वांतर नहीं, प्रथम पद है ए मान लिया और सर्वांतर को मान लिया अपन ने डी, प्रथम पद को ए और सर्वांतर को डी मान लिया। ठीक है, अब प्रश्नानुसार यानी प्रश्न जैसा कहा है वैसा करेंगे। तो प्रश्नानुसार लिखा हुआ है
कि तीसरा पद, तो यहाँ लिख दें आप तीसरा पद कितना दिया है भाई। तीसरा पद देखें, तीसरा पद दिया है 5 बराबर 5। अब तीसरा पद कैसे निकालेंगे, आप nवा पद का सूत्र जानते हैं ना, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तीसरा पद तो n की जगह पर 3 लिखना पड़ेगा ना, तो कितना हो जाएगा, 3 में से 1 घटेगा तो 2 आएगा ना, 3 ऋण 1 यानी 2 डी यानी 1 कम हो जाता है, तीसरा पद में 2 लिखेंगे है ना। सातवां पद होता तो 6 डी आता है ना, यानी कितना आ जाएगा a प्लस 2d, क्योंकि तीसरा पद 1 घट गया, a प्लस 2d बराबर 5 समीकरण नंबर 1 हो गया। अब आपको इसकी नीचे ही लिखना है, पर जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। अब आगे पढ़ते तो सातवां पद कितना है, सातवां पद कितना है 9, सातवां पद है 9। तो अब सातवां पद का सूत्र क्या बनेगा, एक घट के बनेगा ना, तो लिखेंगे आप a प्लस 6d, एक घटा दिए साथ में, ठीक है, बराबर 9 समीकरण नंबर 2। अब आपने पढ़े हैं ये 2 समीकरण बन गए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, विलोपन विधि आपने पढ़ी है। तो इन दोनों को हल करके आपको a और d के मान ज्ञात करना है। तो स्वाभाविक बात है, विलोपन विधि को हल करते तो विलोपन विधि से हल करते समीकरण 2 में समीकरण 1 को हम घटा दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखना पड़ता है निर्देश ऐसा। समीकरण 2 में समीकरण 1 को क्या करने पर, घटाने पर, है ना, समीकरण 1 को घटाने पर 2 पहले लिख दें, तो a प्लस 6d बराबर 9, ये हो गए 2 समीकरण। फिर इसके नीचे पहला समीकरण a प्लस 2d बराबर 5, घटाना है, कोष्टक लगा दें आप, ये ऋण लगाएंगे, सब चिन्ह पलट जाएंगे, अब अंदर के सब चिन्ह पलट गए, a से a कट गया। अब 6d में 2d घट गए तो बचेंगे कितने, 4d। अब यहाँ भी 9 में से 5 गए तो 4, है ना। अब d का मान निकालना है तो बटे में 4 आ जाएगा ना, 4 के बटे 4, तो d बराबर हो जाएगा 4/4, 4/4 यानी 1। d का मान निकल आया, आप यहाँ देख लिए d बराबर निकल आया 1। ये चीज़ तो पूछी थी, एक आंसर आ गया। a का मान चाहिए तो समीकरण 1 में d बराबर 1 रख दें यहाँ पर, है ना। तो लिखेंगे, आपको कंटिन्यू नीचे लिखते चलना है, समीकरण 1 में d बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर, तो a प्लस 2d, a लिखा ना, a लिख दीजिए, प्लस 2 लिखें 2, d का मान 1 बराबर 5। अब यहाँ देखें a लिखा रहेगा, 2 एकम 2 होगा, पक्षांतर करेंगे 2 से हट जाएगा, घट जाएगा ना, तो a बराबर हो जाएगा 5 ऋण 2, तो 5 ऋण 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना, तो a बराबर हो गया कितना, a बराबर हो गया 3। तो इस प्रकार से आपको ये a और d के मान आ गए, है ना, ये आंसर हो गया। अच्छे से आंसर बना करके आपको लिख देना है, ये अच्छे से आप देख लीजिए, सवाल पूरा है। इसी प्रकार से ये पूरा अच्छे से देख लें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अच्छे से नोट भी कर लीजिएगा। अभ्यास करना बहुत ज़रूरी होता है, अभ्यास करना पड़ता है। अब देखें 6वां क्वेश्चन लिखा, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। प्यारे विद्यार्थी, पूर्णांक जो शुरू होते हैं तो 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 धन पूर्णांक, लेकिन 0 असल में ना तो धन होता है ना तो ऋण होता है, इसलिए हम जो पूर्णांकों का क्रम यहाँ पर 1 से शुरू करेंगे, है ना। तो प्रथम पद 1 बन जाएगा आपका, कैसे, यहाँ पर लिख देंगे AP, यानी समांतर श्रेणी ही है, तो AP यहाँ लिख देंगे 1, है ना, 1, फिर 2 3 4 5, ये सब चलता जाएगा, है ना, लेकिन कहाँ तक चलेगा, लिखा है प्रथम 100 पद, है ना, 100 धन पूर्णांक, यानी इसमें कितने पद रहेंगे टोटल मिला करके, ये 1 2 3 4 एक डैश 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 कर देंगे, अगर ये पूरे 1 2 3 4 1 2 3 4, ये यहाँ पर ये 5 भी बढ़ा सकते हो, 6, जितना बढ़ाना हो डैश 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 कर दें, लेकिन पद कितने रहेंगे, पद रहेंगे 100, तो यहाँ लिख देंगे 100 पद तक, 100 पद, ठीक है, ये रहेगा। यानी n का मान एक्चुअली आपको मिल गया 100, पहला पद मिल गया 1 और सर्वांतर भी 1 ही है, तो यहाँ हम लिख देंगे यहाँ a बराबर 1 और सर्वांतर कितना आ रहा है, सब पद में 1 1 का अंतर है, तो d बराबर हो जाएगा 1, है ना। अब यहाँ भी योग ज्ञात करना है, तो n पदों का योगफल का सूत्र लगने वाला है, वही जो अभी बताए थे।
तो एस एन बराबर क्या था, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ मान भर दें तो s, अब n का मान कितना 100, तो n जहाँ जहाँ आया है वहाँ 100 लिखें। s 100, n की जगह पर 100/2, फिर कोष्टक लगाएं, 2 लिखें, a का मान 1 है, 1 लिख दीजिए, फिर प्लस n की जगह पर कोष्टक बंद करके यहाँ शुरू करके कितना लिखेंगे 100, फिर ऋण 1 है ना, फिर d का मान भी 1। ये अब इसको आपको हल करना है, तो 100 में से 100 में 2 का भाग दिए 50 आया, यहाँ 2 1 कम 2 हुआ, यहाँ 1 घट जाएगा तो 99, 99 में 1 का गुणा करेंगे 99 ही आएगा अंदर, ठीक है, ये अंदर हुआ। कोष्टक हल करना पड़ेगा अब आपको, 50 तो ज्यों का त्यों रहेगा अभी, है ना, 50 ये रहा, अंदर हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 जोड़ देंगे तो, है ना, 101। अब 101 में आपको गुणा कर देना है तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 1 कम 5, 5 से 9 0 और 5, है ना, 5 से 5 1 0 बढ़ा दें, वो 50 लिखा है इसलिए, है ना, तो ये आ गया आंसर, n पदों का योगफल। ये 6वां क्वेश्चन हो गया, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है ना। तो अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। यह इस प्रश्न को बहुत सारी विधियों से कर सकते हैं। अब यहाँ आपसे जो बनती है वो सही है, पर मेरे को जो सरल लग रही है, ऐसा लगता है कि आप ये सीख जाएंगे, तो इस विधि से मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कैसा कैसा दिया है, पहले मैं समझा दूँ कि दिया है त्रिभुज ODC कहाँ है, ODC कहाँ है, देखें ODC ये हुआ, ठीक है, फिर OBA ये हुआ। अब इन दोनों त्रिभुज समरूप है कहा है, और क्या क्या दिया है, BOC कोण, जिस कोण को पढ़ते हैं उसके बीच में रखते हैं, ये O कोण को पढ़ रहे हैं, तो BOC कहाँ है, देखें BOC ये वाला कोण, ठीक है, कितना 125 डिग्री का है ये, ठीक है। फिर और कौन सा कोण दिया है, ये CDO ये D वाला कोण 70 अंश का दिया है, ये दोनों कोण दिए हैं, ठीक है। पूछा क्या है, DOC कहाँ है, DOC ये वाला कोण, इसको ज्ञात करने के लिए कहा है, और DCO इसको भी, ये वाला भी, ठीक है, ये दोनों, ठीक है, ये और यहाँ पर ये कोण ज्ञात करना है। अरे एक और कोण ज्ञात करना है, कौन सा, OAB कहाँ है, O ये हुआ AB ये वाला कोण, तो ये 3 कोण, 1 2 3, ये 3 कोण ज्ञात करना है। तो अब हम पकड़ते हैं सवाल को, कहाँ से करें, ये देखिए यहाँ से करें। ये एक रेखा हो गई, ये एक रेखा हो गई, अब इस पर ये तिरछी रेखा हो गई। अब रेखीय युग्म का कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश, है ना, तो इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा। तो ये कितना लिखा है यहाँ पर, ये इसको ज्ञात करना है एक्चुअली इस साइड, है ना। और ये दो कोण जो बन रहे हैं, हम यहाँ पर लिख दिए कि रेखीय कोणों का योग 180 अंश होता है, ये लगा रहे हैं हम यहाँ पर। तो ये कोण और फिर 125 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 180 आएगा इन दोनों कोणों का योग, ठीक है, इन दोनों कोणों का योग। अब पक्षांतर कर देंगे तो 125 उसमें घट जाएगा 180 में, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 55 अंश आ जाएगा। ये वाला कोण आपने ज्ञात कर लिया, ठीक है, कितना आ गया, DOC कोण बराबर 55 डिग्री आ गया, ठीक है। फिर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये जो त्रिभुज आप देख रहे थे, कौन सा, DOC वाला त्रिभुज, इसके तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। 2 कोण आपने ज्ञात कर लिए, एक ज्ञात था एक ज्ञात कर लिए, है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ये इसका मान हो गया DOC का 55 डिग्री, और इसका तो दिया ही था 70, और ये वाला भर बचा था, ये वाला ये C कोण, है ना, तो DCO लिख दिए वहाँ। अब तीनों कोणों का योग 180 अंश, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 70 और 55 को जोड़ देंगे, ये 125 आएगा। 125 को वहाँ पक्षांतर कर देंगे तो ये जाकर के इस साइड जाके ऋण का हो जाएगा, ये ऋण का हो गया। अब 180 में 125 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया कोण DCO बराबर, है ना, DCO बराबर, ये DCO बराबर ये वाला जो तीसरा कोण है त्रिभुज का, वो भी ये वाला, ये भी ज्ञात हो गया। कितना ज्ञात हो गया, 55 अंश का ज्ञात हो गया ये। अब है ना, अब यहाँ पर हम ये नीचे वाले कोण को जो ज्ञात करना है, तो ये जो LM रेखा है ना, ये समांतर रेखा है, देखिए इस प्रकार से
तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, आपने 8वीं से पढ़े, ये दोनों कोण बराबर होंगे, एकांतर अंतःकोण ये पढ़े ना। तो ये कोण और ये कोण एकांतर अंतःकोण है तो बराबर होंगे, है कि नहीं। तो यहीं पर हमने इस प्रकार से लिख देना है कि चूँकि रेखा L और M समांतर हैं अतः एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। तो ये दोनों कोण भी OAB और OCD, ये दोनों कोण कितने कितने के होंगे, 55 अंश के। इस प्रकार से आपने ये इसके सभी जो पूछे थे वो सभी कोण आपने ज्ञात कर लिए। अब आ रही बात अच्छे से आपको नोट करना है। ये देखिए मैं पूरा शुरू से बता दे रहा हूँ, यहाँ से ये चित्र हुआ, चित्र बनाना है आपको, इस प्रकार से लिखना है, एक एक स्टेप अच्छे से देख लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए। और यहाँ तक इसका ये अब देखते, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, इसको थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते। तो इसका कथन लिखना है और सिद्ध भी करना है इसे, ठीक है। क्या करना है, सिद्ध भी करना है। तो अब इसको देखिए, कथन बता रहा हूँ, इसको कैसे लिखा जाता है, प्रमेय को कैसे सिद्ध किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले लिखना पड़ता है कथन, दिया है, सिद्ध करना है, रचना, उत्पत्ति। चूँकि लिखने में टाइम लगता है इसलिए मैं पहले लिख लिया हूँ। पहले कथन समझा देता हूँ कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। थोड़ी यहाँ पर देखें, इस चित्र में समझ लेंगे, इस प्रकार से प्रमेय सिद्ध किया जाता है। पॉइंट है प्रमेय के पूरे, कथन, दिया है, सिद्ध करना, रचना वगैरह वगैरह, है ना। तो यहाँ पर पहले कथन से शुरुआत करते हैं फिर से, कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। वैसे इसको कई प्रकार से पढ़ते हैं, ऐसे भी कि किसी त्रिभुज में यदि कोई रेखा एक भुजा के समांतर हो, अन्य दो भुजाओं प्रतिच्छेद करे तो वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। बहुत कठिन सी लैंग्वेज लग जाती है, तो जो हमने कथन बताया इससे याद करेंगे आप, बहुत सरल जाएगा, ठीक है ना। तो इससे आपको याद कर लेना है कथन को, कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को क्या करती, समान अनुपात में विभाजित करती है। ये कथन हो गया, ठीक है। चित्र में भी आप समझ सकते हैं कि ये त्रिभुज हो गया और ये त्रिभुज हो गया, तो ये त्रिभुज की एक भुजा हो गई, एक भुजा उसके समांतर खींची गई रेखा ये हो गई, ठीक है, ये हो गई। अब यहाँ देखते हैं दिया है कैसे करेंगे। तो दिया है ऐसा लिख देंगे कि त्रिभुज ABC में, ये पूरा ABC में है ना, ABC में DE मतलब ये लाइन DE समांतर है, DE समांतर है BC के, ठीक है ना। ये दिया है, हो गया, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ थोड़ी ये बता दीजिए, ये तो हमने पूर्ण विराम लगा दिया है एक प्रकार से। अब यहाँ ये बता दीजिएगा D और E बिंदु कहाँ, D है AB पर, ये क्योंकि अगर ऐसा ना लिखेंगे तो भाई ये D कहीं भी हो सकता है ना, तो इसलिए पोजीशन बता दीजिए कि D AB पर है और E कहाँ पर है, E है AC पर, है ना। इसको लिख देंगे D व E क्रमशः AB और AC पर स्थित है। तो दिया है, हो गया, सरल हो गया लिखना, है ना। इसको स्पष्ट करते हैं अपन, है ना, कि कहाँ पर स्थित है DE। अब इसके बाद सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना में AD बटे DB बराबर AE बटे EC, यानी AD यानी इतना और DB यानी इतना, AE बटे EC इतना आपको ये सिद्ध करना है, ठीक है। अब रचना में जो भी कार्य किया जाता है वो डॉट डॉट लाइन से करते हैं। तो जितना डॉट लाइन दिख रही है, यानी क्या किया है आपने, ये है ना, B को मिलाए हैं आपने E से, C को मिलाए हैं D से, है ना, ये यहाँ पर, और ये यहाँ पर एक रचना है। पहले यहाँ की देख लें, यहाँ की क्या किए हैं, तो बिंदु B को E से तथा C को D से मिलाया, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर ये ऊपर वाले त्रिभुज में ये लाइन खींचे हैं, वो क्या काम है, ये लंब खींचे हैं एक्चुअली, ये ठीक है ना, ये लंब खींचे हैं AD पर, ठीक है। और ये DG लंब खींचे हैं काय पर, EC पर, इसको ऐसा लिख देंगे, ठीक है। ये कि लंब जो खींचे हैं इनको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है कि ये ऊपर वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, अच्छे से देखिए, ऊपर वाले त्रिभुज में यहाँ पर ये आपने लिख दिया कि कहाँ कौन सी भुजा पर क्या लंब है, ठीक है। इसके बाद उपपत्ति की बात आती है। तो उपपत्ति में एक ऊपर वाला त्रिभुज लेंगे और एक नीचे वाला, ऐसे समझ में आपको नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको अलग से चित्र भी बना करके बता रहा हूँ। अब तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ देखिएगा, ये चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है ना,
तो ये वाले चित्र त्रिभुज में चलेंगे ऊपर, और एक ये जो साइड का त्रिभुज है ये यहाँ पर इसमें चलेंगे नीचे। इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात हम ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो इसको आपको इस प्रकार से लिखना है। तो त्रिभुज ए डी ई का पहले लिख दें। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र आप तो जानते ही होंगे, क्या होता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो ए डी ई का क्षेत्रफल और बी डी का क्षेत्रफल इसी सूत्र से निकलेगा, ठीक है। इन दोनों का क्षेत्रफल इसी सूत्र से निकलेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि किस प्रकार से निकल रहा है। ये ऊपर वाले का निकाल लें पहले, ठीक है। ऊपर वाले का यानी ए डी ई का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो इस साइड से देखेंगे, ठीक है, इस साइड से देखेंगे तो ये आधार हो गया और ये लंब हो गया, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 1/2 आधार हो गया ए डी, आधार हो गया ए डी, और ऊंचाई हो गई ई एफ, ठीक है, ई एफ ऊंचाई हो गई। अब यहाँ नीचे वाला जो ऊपर का तो लिख दिया अपन ने ऐसा, है ना। अब बी डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखें बी डी ये वाला ये नीचे जो बना हुआ ये, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ये आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2, तो लिखेंगे 1/2 आधार हो जाएगा बी डी, ठीक है, बी डी, और ऊंचाई हो जाएगी ये वाली ये, ठीक है ना। आप अधिक कोण वगैरह त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज कुछ इस प्रकार से होता है ये। अब यहाँ पर देखें ये आधार हो गया बी डी, ठीक है। अब ऊंचाई तो बाहर ही जाएगी ना इसकी, इस प्रकार से, है ना। यहाँ पर इस प्रकार से ये ई एफ, इस प्रकार से यहाँ पर ऊंचाई है। तो ये हो गया इसका क्षेत्रफल, ठीक है ना। समझ में आया होगा। 1/2 कट गए, ई एफ कट गया। अब यहाँ जो बचा हुआ उसको आप लिख दें ए डी या डी बी, ये पक्ष का ज्यों का त्यों, और यहाँ जो बचा वो लिख दिए। समीकरण 1 डाल दिए, है ना, कि समीकरण 1, क्योंकि एक्चुअली जो लाना था उसका एक भाग ये आ चुका है, ये आ चुका है, इसलिए समीकरण 1 डाल दिए इसको, ठीक है। इसी प्रकार का काम ये जो सेकंड भाग है इसका लाने में, उसमें भी यही काम करना पड़ेगा। यानी ऊपर का जो त्रिभुज है ये वाला फिर से लेना पड़ेगा, ऊपर वाला त्रिभुज, लेकिन इस साइड से लेना पड़ेगा, ठीक है, ए सी साइड से। यहाँ पर ये देखिए ये वाला त्रिभुज आपको फिर लेना है, ऊपर वही लेना है ना। अंतर आएगा कि हम थोड़ी देखेंगे दूसरी साइड से, और यहाँ नीचे ये वाला भाग लेना है, ये जो हम यहाँ पर लाइन खींच रहे हैं, ठीक है, ये वाला भाग लेना है। अब इसका वही सूत्र लगना है जो सेम लगा हुआ था, ठीक है। आप यहाँ लिख दीजिएगा त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज सी डी के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो ये इस प्रकार से अनुपात के लिए बटे कर देते हैं, यहाँ पर ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। ए डी ऊपर, सी डी ई नीचे। सूत्र वही लगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, है ना, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, वही सूत्र लगा। तो उसके हिसाब से यहाँ पर ये देखें, मैं बता भी दे रहा हूँ, यहाँ पर अच्छे समझ में आ जाएगा कि ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे इस साइड से देख करके, ठीक है। तो ये आधार हो जाएगा और ये ऊंचाई हो जाएगी, शीर्ष लंब जिसको कहते हैं। तो 1/2 आधार हो गया कितना, ए ई आधार हो गया गुणित शीर्ष लंब यानी ए डी जी, ये हो गया ऊपर का, ठीक है। अब नीचे का भी निकाल, इसको आप यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब नीचे का क्षेत्रफल निकाल करके नीचे लिख देना है, तो इसका निकालेंगे। तो यहाँ पर 1/2 लिखेंगे, आधार हो जाएगा ई सी, ठीक है, क्या हो गया ई सी, गुणित ऊंचाई होगी ये इस साइड से डी जी, ये ऊंचाई हो गई। इसको आपको कहाँ लिख देना है, नीचे, ठीक है। आया समझ में। अब जो कट जाएगा भाई उसको काट दिए, ये काट दिए। अब जो बचा उसको आप लिख दें, ये ज्यों का त्यों, यहाँ ये बचा था ये लिख दिए। समीकरण नंबर इसको आपको 2 डाल देना है, ठीक है। अब ये वाला भाग यहाँ और ये वाला भाग भी आ गया, लेकिन दोनों को बराबर सिद्ध करना है एक्चुअली, ठीक है ना, दोनों ये बराबर है। तो अब समीकरण 1 और 2 अच्छे से आप देखिए, थोड़ी अच्छे से देखिए। समीकरण 1 और 2 दिख रहे होंगे ये आपको, यहाँ कुछ आपको बराबर दिख रहा होगा। देखिए क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई, क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई, और यहाँ देखिए क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई, एक ही से है ना, एक ही से है, बिल्कुल सेम। अब नीचे लेकिन चेंज है, बी डी ई है यहाँ पर, बी डी ई यहाँ पर सी डी ई। अगर ये दोनों भी बराबर हो जाते तो अपने आप राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाते, ये दोनों बराबर हो जाते। तो
यही कहानी अटक गई। ठीक है, क्योंकि ये बराबर होते तो दोनों वो साइड का राइट हैंड भी बराबर हो जाता, ये दोनों। ठीक है, तो अब ये बराबर सिद्ध करने के लिए हमें ये जो त्रिभुज हैं, ये बी डी ई और सी डी ई, ये बी डी ई ये वाला बी डी ई और ये वाला सी डी ई, इनको हमें बराबर सिद्ध करना है किसी भी प्रकार से। तो अब यहाँ मैं समझा दूँ आपको थोड़ी सा अलग से पेज पर कि अच्छा देखिए, ये लाइन ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज को हमको बराबर सिद्ध करना है। तो यहाँ ये बने कहाँ है, इसके और इसके बीच है ना, समांतर रेखाओं के बीच बने हैं। और ये उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ आधार है, ये उभयनिष्ठ आधार है, क्योंकि इस पे दोनों त्रिभुज बन पा रहे हैं। इस पे है ना, कैसे दोनों बन पा रहे हैं, ये बात, ये वाला ठीक है और इस साइड का ठीक है, मतलब ये वाला और ये वाला, ये दोनों है ना। तो ये दोनों त्रिभुज क्यों बराबर हैं, क्यों बराबर हैं ये दोनों त्रिभुज भाई? यहाँ पर एक प्रमेय होता है कि उभयनिष्ठ आधार और समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो आपको ये लाइन लिखना पड़ेगा कि चूंकि ये लाइन तो दी थी कि डी ई समांतर है बी सी की, तो समांतर तो मिल गया, और उभयनिष्ठ आधार भी है, तो लिखेंगे उभयनिष्ठ आधार और समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो वो जो अटक गई थी बात कि ये त्रिभुज कैसे बराबर हों, तो उनको आपने क्या कर दिया, यहाँ पर एक प्रकार से बराबर सिद्ध कर दिया। अब जब बराबर सिद्ध कर दिया तो भाई बायां पक्ष तो बराबर हो ही गए ना, आपके बायां पक्ष बराबर हो ही गए, तो दायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। पर आपको इसको विधिवत लिखना है कि समीकरण 1, 2 और 3 से स्पष्ट है कि समीकरण 1 व 2 के ये लेफ्ट हैंड साइड ये और ये समीकरण 2 का ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर है, तो ये भी बराबर होंगे है ना, राइट साइड भी बराबर होंगे, राइट हैंड साइड भी। तो यही तो सिद्ध करना था ना, यही इसको आपको अच्छे से लिख देना है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। ये आपको जो परिणाम आया इसको आप बढ़िया ब्रैकेट बना दीजिएगा। तो प्यारे विद्यार्थी, पूरा अच्छे से प्रमेय एक बार देख लीजिए आप अच्छे से, पूरा ऐसे प्रश्न हुआ, ये कथन लिखा है, कथन, इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा दिया है इस टाइप से, फिर सिद्ध करना लिखना है और यहीं पर चित्र बनाना है, ये इसी साइड चित्र बनाना है, ये रचना है, रचना में जो वो कार्य करते हैं डॉट लाइन से करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद उपपत्ति है, ये पूरी बहुत सरल है, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे बनने लगेगी। वैसे डिटेल वीडियो आप देखिएगा, 10th मैथ्स की हमने पूरी मैथ्स चैप्टर वाइज समझा दी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अलग से वीडियो भी उपलब्ध हैं, आप देखिएगा। भाई वो प्रश्न पिछले साल के तो ज़रूर है, लेकिन सिलेबस वही है ना, तो जो प्रश्न उस साल इम्पोर्टेंट थे तो वो इस वर्ष भी तो इम्पोर्टेंट रहेंगे ना। तो आपको बहुत बहुत तैयारी करने में मदद मिलेगी, कोचिंग भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, इतने अच्छे वीडियो हैं, आप देखेंगे चैप्टर वाइज एक एक करके हमने समझाया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा और जितना हो सके हमारी मेहनत सार्थक आप कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और प्रश्नों को रटने नहीं बल्कि समझने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा, आपको पढ़ाई में क्या दिक्कत है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके हर प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।